अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फ़िज़िकल फार्मेसी में ये मेरा एक और लेक्चर है। फ़िज़िकल फार्मेसी में मैंने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसका नाम है फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका सब टॉपिक है मिसलिनियस प्रोसेसेस। अगर मैं प्रोग्रेस बताऊं तो हमने कर लिया है क्रिस्टलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन और प्रेसिपिटेशन। उसमें मैंने एक टॉपिक अभी छोड़ा है जिसका नाम है डिस्टिलेशन, वो मैं आपको एंड पे करवाऊंगा। फिर मैंने मिसलिनियस प्रोसेस स्टार्ट किए जिसकी मैंने लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट की, जिसमें लेक्चर 1 में मैंने बताया इफ्लोरेसेंस, डीलिक्विसेंस, ठीक है। कंपैरिजन में दूसरे लेक्चर मैंने बताया लायोफिलाइजेशन और इल्यूट्राइजेशन। अब ये थर्ड लेक्चर है मिसलिनियस सीरीज़ का, मिसलिनियस प्रोसेस सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको फर्दर मोर प्रोसेस बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्सिकेशन, जिसको एक्साइकेशन भी कहते हैं, इग्निशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड कैल्सिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास एक्साइकेशन या एक्सिकेशन। सो व्हाट इज़ एक्सिकेशन? हमने डिहाइड्रेशन प्रोसेस एक पढ़ा हुआ है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या था डिहाइड्रेशन प्रोसेस का? इफ्लोरेसेंस। लेकिन वो डिहाइड्रेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की होती है, स्पॉन्टेनियस। एक्साइकेशन भी डिहाइड्रेशन होता है समवट, लेकिन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंस सेम एज इफ्लोरेसेंस, कोई चेंज नहीं। बट चेंज कहाँ आता है? दिस रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज प्राइमरी एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना। यहाँ हम जो लार्ज स्केल एक्साइकेशन है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको एक्साइट करना होता है, उनकी एक्साइकेशन करनी होती है, तो उसके लिए हम प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और साथ से टेम्परेचर भी। वो लार्ज स्केल एक्साइकेशन होती हैं। तो एक्साइकेशन इज सम वट इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस पेरेंट है और एक्साइकेशन उसका चिल्ड्रन है, लेकिन एक्साइकेशन टेम्परेचर की नीड मांगता है, जबकि इफ्लोरेसेंस हमारे पास स्पॉन्टेनियसली होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से। इसका प्रिंसिपल भी सेम ही है, वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। जिस तरह वाटर क्रिस्टलाइजेशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो अपने आप का वाटर क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देता है इफ्लोरेसेंस के केस में। लेकिन यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन का प्रेशर जो होता है वो कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चेंज होता है वेपर प्रेशर दोनों का। तो हमें हीट देनी पड़ती है ताकि वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो और यहाँ एक्सिकेशन का अमल हो। इट इज़ लाइक इफ्लोरेसेंस बट इट इज़ एक्सेलरेटेड प्रोसेस। एक्सेलरेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हीट चेंजिंग है, ठीक है, इस वजह से एक्सेलरेट है। तो प्रिंसिपल चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द जो भी हमने यूज़ किया ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको एक्साइट करना है, और इसके अलावा हमें जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके डिफरेंस। प्रोसेस यहाँ मैंने गैप छोड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। वैसी प्रोसेस हमारे पास सबसे पहले होता है, हमने मटेरियल जिसको एक्साइकेट करना होता है, मटेरियल उसको हम लेते हैं डिश के अंदर, चाइना डिश के अंदर ले लिया। फिर उसको क्या करते हैं, अवन में डालते हैं, ठीक है, एक्साइकेशन फर्नेस में डालते हैं, या तो उसको ड्राइंग एजेंट्स के साथ एक्साइकेशन करते हैं, लार्ज स्केल पे फर्नेस के अंदर डालते हैं। तो वो क्या करता है, वो कंट्रोल्ड और एक्सेलरेटेड होता है कि उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही निकलेगा वैसे ही टेम्परेचर 0 पर आ जाएगा, क्योंकि हमें बॉयल नहीं करना। ये भी आपने बात याद रखनी है, एक्साइकेशन इज नॉट बॉइलिंग और नॉट वेपोराइजेशन और नॉट इवेपोरेशन। एक्साइकेशन इज द फिनोमिना रिलेटेड टू इफ्लोरेसेंस, जिसमें सिर्फ हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग चीज़ है, हाइग्रोस्कोपिसिटी अलग चीज़ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, हाइग्रोस्कोपिक एटमॉस्फेरिक वाटर को लेना होता है, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन उस क्रिस्टलाइन के अंदर जो वाटर एग्जिस्ट होता है जो उसकी शेप को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये एक्साइकेशन का एक प्रोसेस मैंने डिटेल में आपको बता दिया, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पेपर में। ऑब्जेक्टिव्स सेम एज इफ्लोरेसेंस कि हमें रिड्यूस बल्क करना, जो सब्सटेंस है उसका बल्क रिड्यूस करना होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करके। दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल टू ऑब्टेन मोर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। मैंने आपको बताया था हमारे पास जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। सो टू मेक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एन अमरफस सॉलिड, या उसकी ज्योमेट्रिक मेटास्टेबल स्टेट को चेंज करना है, तो हमें उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी चेंज करना होगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को चेंज किस तरह करेंगे? बाय इफ्लोरेसेंस और बाय एक्साइकेशन। तो बाय एक्साइकेशन मैंने आपको सब बता दिया क्या प्रोसीजर है उसका। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पेंटाहाइड्रो कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी बिल्कुल मेटास्टेबल है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे। जब 30 करेंगे ड्राइंग एजेंट से, फर्नेस से या अवन में, तो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देगा, -2H2O हो गया यहाँ पर, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब मजीद हीट होगा 70 डिग्री प्लस, मतलब कि 30 + 70 100, तो ये अपना मजीद वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देगा, जो है 3H2O, ठीक है। अब ये जब मजीद 100 डिग्री प्लस और हो जाएगा तो ये अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन इतना ज़्यादा ख़त्म कर देगा कि वो एक प्योर कॉपर सल्फेट की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट, विच इज़ कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट। सो ये था एक्साइटेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाता हूँ जिसका नाम है इग्निशन। इग्निशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंसिनरेशन, सो इग्निशन सिंपली जो है ना इज अ बर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना, बर्न, जलना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ
जलना, ठीक है ना, बर्निंग, जो सिंपल हमारे बर्नर्स में होता है, चूल्हों में होता है, हाउस होल्ड चूल्हे जितने भी होते हैं जो अमल होता है वो बर्निंग होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बर्निंग यूज़ होती है। ऑब्वियसली जहाँ पर भी हमें किसी भी मटेरियल को हीट करना है, बर्न करना है, तो हम उसमें इग्निशन का अमल ही करेंगे ना। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रिमेंबर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की गई है जिसमें वॉलेटाइल और इनवॉलेटाइल दोनों आ जाते हैं, इज स्ट्रांगली हीटेड अंटिल होल ऑफ द कार्बोनेशियस, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो कार्बन लाजमी होगा, मैटर बर्न्स, ठीक है, जितना भी कार्बोनेशियस मैटर है वो बर्न हो जाएगा। जब वो बर्न होगा तो वो लेफ्ट बिहाइंड क्या कर देगा, एक रेजिड्यूल छोड़ देगा जिसको हम इनऑर्गेनिक रेजिड्यूल कहेंगे, और वो होगा ऐश। कोल इज अ वेरी सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग या इग्निशन। हम कोल को इग्नाइट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जितना भी कार्बोनेशियस प्रोडक्ट है जिसको हम स्टीम कहते हैं, उसको कितने कामों में यूज़ कर लेते हैं। स्टीम इंजन्स आर वर्किंग फ्रॉम दिस, स्टीम फर्नेसेस जितने भी हैं वो इस तरह के प्रिंसिपल से काम करते हैं। किसी भी चीज़ को जो स्टीम होती है ना वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जो एक फायर भी नहीं कर सकती। मतलब कि स्टीम जो है बहुत डेंजरस है बर्न करने के लिहाज से, ठीक है। तो हम स्टीम को किस तरह ओरिजिनेट करेंगे, बाय बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बर्न करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें एक रेजिड्यू मिल जाएगा जिसको हम ऐश कहेंगे, ब्लैक कलर का। तो ये जो ऐश होगा इसका बनने का प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं ऐशिंग। जो ऐश होता है ना उसको बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो जितने प्रोसेस होते हैं वो बर्निंग और इग्निशन से होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो इसके बाद जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है प्लेसिंग अ फ्यू ग्राम्स ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है इन अ प्री इग्निटेड क्रूसिबल और सिलिका और प्लेटिनम, ठीक है। क्रूसिबल यहाँ पर चाइना डिश हो सकती है, ग्लास डिश हो सकती है, कोई भी जो हीट रेजिस्टिव हो, ठीक है ना, जो थर्मोस्टेबल हो, जिसको हीट दें 500 सेंटीग्रेड तक भी तो मेल्ट ना हो। तो ये यूज़ करते हैं हम यूजली यहाँ पर सिलिका और प्लेटिनम मटेरियल, बिकॉज दे आर वेरी हीट रेजिस्टिबल। तो इसके अलावा हम दूसरा जो इसका स्टेप है उसमें क्या करते हैं, देन प्लेस्ड इन द टेम्परेचर कंट्रोल फर्नेस फॉर अ सेट टाइम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेटिनम का क्रूसिबल होता है उसको पहले प्री हीट करते हैं, फिर उसके अंदर अपना ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं टू बी इग्निटेड, जिसको हमने इग्निशन करना होता है। तो इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, उस सेट टेम्परेचर पे और सेट टाइम के लिए उसको एक फर्नेस के अंदर रख देते हैं, ताकि जैसे ही वो बर्न हो तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए और जो हमारा फर्नेस है वो भी बंद हो जाए। तो ये था इग्निशन का अमल जिसको इंसीरेशन कहते हैं। सो अगला प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप सबको पता होगा इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल, इंटरमीडिएट में ना जाए, वो लिक्विड फेज में ना जाए और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गैसियस स्टेट में, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये एक सॉलिड है, चाहे अमरफस हो चाहे क्रिस्टलाइन हो, ये डायरेक्ट जाएगा ऑन हीटिंग या ऑन एक्सटर्नल एजेंट, सिंपली हम कहते हैं किसमें जाएगा, गैसियस स्टेट में, विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है ना। तो ये एक मैजिकल प्रोसेस है सब्लिमेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास कैम्फर हो गया, जो पोरेसिलीन, कैम्फर और जितने और एस्पिरिन, ये सारे जो है ना ये सब्लिमेशन करके बनते हैं। नेफ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट है, ड्रग है, और ये यूज़ होती है प्रेपरेशंस के अंदर, जिसको हम सब्लाइम करके बनाते हैं, बिकॉज वी नीड इट इन द प्योर फॉर्म। और सब्लिमेशन का एक एप्लीकेशन है कि हाईली प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, बिकॉज लिक्विड स्टेट में जब सब्सटेंस जाता है और जब फिर गैस में जाता है तो लिक्विड स्टेट में वो बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज़ को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि बीइंग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो लिक्विड स्टेट में अगर वो आएगा ही नहीं तो इंप्योरिटी भी इसके अंदर नहीं आएगी, सिंपली गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाएगा, और गैस से वापस सॉलिड से हम लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। The process of converting solid substance into vapor by heating and condensing it back to solid without passing to intermediate, ये मैंने आपको बता दिया सारा। occurs at ट्रिपल पॉइंट मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि जिसमें एक सब्सटेंस अपनी तीनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं। 0.01 सेंटीग्रेड इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लास्ट से। 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट का। सो अगला मैं प्रोसेस पढ़ाने लगा हूँ जिसका नाम है फ्यूजन। सो फ्यूजन इज नॉर्मली इज मेल्टिंग, ठीक है ना, मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसको फ्यूजन कहते हैं। तो आप सबको पता है मेल्टिंग क्या होती है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो वुड हो, कुछ भी हो, सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट जब करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से वो फॉल डाउन होता है अपनी निचली स्टेट पे, जिसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेज, ठीक है, लिक्विड स्टेट। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स विदाउट द एडिशन ऑफ एनी सॉल्वेंट। हाँ, फ्यूजन में हम किसी सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि सॉल्वेंट का अगर यूज़ करेंगे तो वो हम फ्यूजन तो नहीं कर रहे ना, वो तो सिंपली उसमें सॉल्वेंट ऐड करके उसको मिक्स करके एक तरह से उसको लिक्विड में तब्दील कर रहे हैं। तो इसमें हमने उसी की स्टेट को, जो उसकी सॉलिड स्टेट है, उसी की स्टेट को मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में लाना है, मतलब कि प्योर फॉर्म में विदाउट एनी सॉल्वेंट। तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग, ये लिक्विफाइंग प्रोसेस है। एक बार मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन इज द सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन इज द लिक्विफाइंग प्रोसेस, अपोजिट है।
MCQs आ गया तो अपोजिट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल, द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग अ सब्सटेंस बाय हीट विदाउट द एड ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड फ्यूजन। इसमें हम हीट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब प्योर क्रिस्टलाइन, अच्छा अब हीट जो है वो तब तक करनी है, इसकी कोई एक्सटेंट होनी चाहिए। अब जो हीट है ना वो सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यहाँ मैंने लिखी हुई बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनका डेफिनेट पैटर्न होता है एटम्स के और डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होती है, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मतलब कि 60 सेंटीग्रेड अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो 59 पे भी मेल्ट नहीं होगा, 59.9 पे भी नहीं होगा, वो सिंपली 60 पे ही होगा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं, अमरफस सॉलिड्स जिनकी जो क्रिस्टलाइन शेप बिल्कुल भी नहीं होती, तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प नहीं होते। तो यही बात लिखी हुई है, जो फ्यूजन है ना वो फ्यूजन रेट ज़्यादा होता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, एज कम्पेयर टू द अमरफस सॉलिड। अगला प्रोसेस है कैल्सिनेशन, 9th है नंबरिंग में। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन कैल्सिनियर टू बर्न लाइम। अच्छा, ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है जिसको 15th सेंचुरी से यूज़ किया जाता है। कैल्सिनेशन सीमेंट बनाने के लिए, सिंपली जो है इसका नाम इसी तरह ओरिजिनेट किया गया था। जब हम लाइम स्टोन को डिकम्पोज करते हैं बाय एक्सेस हीटिंग, एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो वो क्या करता है, लाइम स्टोन जो एक मिनरल है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है, जिसको माउंटेन्स और रॉक से हम ओरिजिनेट करते हैं, वो क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है। किन किन दो चीज़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बाद में बहुत ज़्यादा कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवेपोरेट हो जाती है सिंपली। तो इस वजह से इसको कैल्सिनेशन का नेम दिया गया। हाँ, कैल्सिनेशन स्पेसिफिक नहीं है लाइमस्टोन के लिए, लेकिन नाम इसका ओरिजिनेट इससे हुआ है। The name is given due to its most common application, the decomposition of calcium carbonate, limestone, the calcium oxide and carbon dioxide in order to the product of produce cement. सीमेंट के लिए यूज होता है। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ इनऑर्गेनिक की बात हुई है, मैंने फ्यूजन इग्निशन में क्या बताया था, वहाँ ऑर्गेनिक था, या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन शामिल होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कार्बन शामिल हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं मिनरल्स फॉर्म में, चट्टान वाली फॉर्म में। तो ये सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो होंगे उनको स्ट्रांगली हीटेड करना जरूरी होता है, तब जाकर वो डिकम्पोज होंगे। टू रिमूव देयर वॉलेटाइल, इनके जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं ना उनको अलग करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, बेसिकली सारे प्रोसेस जो होते हैं सेपरेशन होते हैं, प्योरीफिकेशन प्रोसेस होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स अटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स अटैच हुए हैं, जिनको हमने रिमूव करना है और प्योर कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस। तो हम एग्जाम्पल में डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेटेड मिनरल्स, जिसके अंदर लाइमस्टोन्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद होता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड मिनरल्स, जिसके अंदर बोरैक्स, बॉक्साइट्स और जिप्सम आ जाते हैं। और इसके बाद रिमूवल ऑफ अमोनियम आयंस टू फॉर्म जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर द इंपॉर्टेंट साल्ट्स। तो ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट अपने रिस्पेक्टिव कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये लास्ट आज की वीडियो का प्रोसेस है, जिसके अंदर मैंने पढ़ाना है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आपने पहले ही पढ़ा है चैप्टर में, स्पेसिफिक एक चैप्टर है एड्सॉर्प्शन का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पर इसका फिजियोकेमिकल प्रोसेस में भी काम है, तो मैं आपको यहाँ पर भी समझाता हूँ कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। थोड़ा सा ही बताऊँगा, बाकी एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म्स और सारी एक्सप्लेनेशन आपको पहले पता है। सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना जब भी होगा तो वो सरफेस के ऊपर होगा, सरफेस के अंदर नहीं, बात याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन इज द इनसाइड ऑफ सरफेस, जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इनसाइड सरफेस की होगी, और जो एड्सॉर्प्शन होगी वो एट द सरफेस होगी। एड्सॉर्प्शन रेफर्स टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू अनदर एट द सरफेस। मतलब कि सिंपली क्या कह रहे हैं, दूसरी एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसके ऊपर पार्टिकल्स आकर बैठ गए, सरफेस के ऊपर बैठे एट द सरफेस, तो इसको कहेंगे हम एड्सॉर्प्शन। ये जो मटेरियल होगा कहेंगे एक बेंट की तरह, तो इसको कहेंगे एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट सिंपली, जो पार्टिकल उसके ऊपर आया उसको कहेंगे एड्सॉर्बेट। ये मैंने टर्म लिखी नहीं दोनों, ठीक है। तो सिंपल है, इट इज द सरफेस ऑफ सब्सटेंस एट विच अदर सब्सटेंस एब्जॉर्ब। एक्टिवेटेड चारकोल इसकी एग्जांपल है। एब्जॉर्बेट दैट सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब और ऑन द एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। टॉक्सिन और HCl। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में बताऊँ एब्जॉर्प्शन की, जो एंटीडॉट्स होते हैं ना, पॉइजनस सब्सटेंस अगर स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर चले जाएं तो उनके एंटीडॉट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सरफेस फिनोमेना का यूज़ करते हैं। एंटीडॉट्स होगा, जिस तरह एक पॉइजनिंग होती है जिसमें स्टार्च एंटीडॉट यूज़ करते हैं। स्टार्च क्या करता है, वो उस पॉइजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक तरह से स्टिक कर देता है, सरफेस के अंदर नहीं, सरफेस के ऊपर, और वो स्टार्च जो है वो स्टूल के जरिए बाहर निकल आता है, तो इससे क्या होगा, पॉइजन रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका एड्सॉर्प्शन का एक फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट है। सो अगर आपने कुछ भी समझना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही।